राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से संवाद बनाना या निकट आने का प्रयास केंद्र हमेशा करते आया है, लेकिन दूरियां बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं और बढ़ी एक बार फिर। मुद्दों को लेकर, विचारधारा के मुद्दों को लेकर खास तौर से राजनीति में अपने अक्स को दिखाने का प्रयास होता है। दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ी मुरादाबाद में। चुनाव नजदीक आते हैं तो गठबंधन के भीतर की दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरियां महाराष्ट्र में भी बढ़ी। तो बात आज इन दूरियों की होगी जिसे पाटने की कोशिश हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन रास्ता कब, कैसे, किस तरह निकलेगा, इंतजार हर किसी को है। तो बात इस दूरियों की शुरुआत दरअसल उस हंगामे से किया जाएगा जिस हंगामे को लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि मंदिर से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए या ना हटाया जाए, लेकिन लाउड स्पीकर से बड़ी गूंज सियासी हंगामे की और उसके भीतर राजनीतिक विचारधारा की हो जाएगी। पहले इस हंगामे को देखिए, दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद। बैठा के बैक हो जाएगी यार। जल्दी गाड़ी बैठाइए, गाड़ी बैठाओ। चलो सरकारी गाड़ी बैठाओ, बैठाओ बैठाओ, जल्दी बैठाओ, सरकारी गाड़ी बैठाओ। डीएम घायल है, सांसद गिरफ्तार हो चले हैं, लोगों के माथे से खून टपक रहा है, हंगामा जबरदस्त है। ये पूरा खेल मुरादाबाद का कैसे, किस रूप में शुरू हुआ और क्या स्थिति है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिली। रेलगाड़ी चली, कटरा तक पहुंची, लेकिन दूरियां दिल्ली और कश्मीर की कमोवेश सियासी तौर पर वैसी ही रही। बिल्कुल देखिए, जरा दृश्यों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए दूरियों का मतलब होता क्या है। रेलगाड़ी तो खुल गई, कटरा से उधमपुर के फासले भी कम हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उमर की दूरियों ने जतला दिया कि दिल्ली और कश्मीर की दूरियां जस की तस हैं। कटरा स्टेशन पर प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे तो प्रोटोकॉल के लिहाज से सीएम को साथ रहना चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला साथ नहीं, कहीं और खड़े थे। पीएम के हरी झंडी दिखाने से बेखबर सीएम कश्मीर के अधिकारियों से हंसते मुस्कुराते गुफ्तगू में व्यस्त थे और ये दूरियां तकरीबन 3 मीटर की थी। अपने अपनों में मशगूल सीएम पीएम के बीच ये दूरियां भाषण देते वक्त भी नजर आई। भाषण देने के लिए मंच पर चढ़ते पीएम के साथ कहीं सीएम दिखाई नहीं दिए। जब पीएम के साथ दिल्ली से गए मंत्रियों और अधिकारियों ने मंच की कुर्सी पकड़ ली तो झटके में सीएम उमर अब्दुल्ला अवतरित हुए और पीएम के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। न देखा, ना कोई प्रणाम पाती और ना ही कोई औपचारिक मुस्कुराहट। सौभाग्य है, परंतु संतोष, हर्ष और गौरव इस बात का। दूरियों के इस मिजाज को शायद मंच तैयार करने वालों ने पहले ही समझ लिया था, इसीलिए मंच पर भाषण देने के लिए बकायदा 2 पोडियम बनाए गए। मंच में दाईं तरफ सीएम के भाषण का पोडियम बना और बाईं तरफ पीएम के भाषण का पोडियम। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। सीएम उमर अब्दुल्ला भाषण कर वापस लौटे तो फिर कोई संवाद पीएम के साथ हुआ नहीं। आए और बैठ गए। उसके बाद बारी पीएम की थी। पीएम भाषण देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, उन्हें दाईं तरफ की बदले बाईं तरफ जाने की तरफ इशारा अधिकारियों ने किया और उमर अब्दुल्ला के उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ के पोडियम से भाषण देने के लिए मोदी चल पड़े। ये दूरियां जम्मू से कश्मीर तक रही। श्रीनगर में सेना के कार्यक्रम में भी पीएम पहुंचे, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की एक दिन की यात्रा के बाद दिल्ली तो वापस चले गए,
लेकिन कटरा से लेकर कश्मीर की दूरी ने यह बात साफ जाहिर कर दी कि गाठी का दिल दिल्ली के साथ नहीं धड़कता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ये बात समझ गए हैं कि उन्हें दिल्ली की राजनीति पचानी है और जम्मू कश्मीर की राजनीति साधनी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीर गाठी का मतलब सिर्फ रेलगाड़ी नहीं बल्कि धारा 370 भी है और कश्मीरी पंडित भी। कटरा से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दूरियां कैसे कैसे किस किस रूप में आई ये तो कैमरे ने पकड़ा, लेकिन अब बात संवाद की, बात भाषण की। भाषण शुरू हुआ। याद तो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए जो पहुंचे थे कटरा और वहां पे खुद सीएम मौजूद थे, लेकिन सीएम साहब को याद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए और जो भीतर जो उबल रहा था भाषण के अंत में उसका भी जिक्र कर गए। कैसे, जरा दोनों स्थिति देखिए। जम्मू कश्मीर में रेलवे हमारे लिए एक ख्वाब था और इस ख्वाब को बहुत लोगों ने हमें बेचने की कोशिश की, लेकिन इस ख्वाब में रंग भरने वाले बहुत कम लोग थे। इस ख्वाब में अगर सही मायने में रंग भरना शुरू किया तो मुझे आज के मौके पे पूर्व वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तहे दिल शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि 1990 के बाद वाजपेयी साहब के आने तक बहुत से लोगों ने इस रेल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ संग बुनियाद रखे गए, लेकिन क्योंकि पैसे का कहीं नामो निशान नहीं था वो संग बुनियाद वैसे के वैसे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जम्मू से लेके कटरा तक और बारामूला से लेके बानीहाल तक रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन बन चुकी है। इस मौके पे कोई और बात करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा और शायद माता को भी ये बात जो है जचेगी नहीं। माता ने हमें यहाँ पे बुलाया तो इस रेल के इनॉग्रेशन के लिए मैं अपनी बात रेल तक ही बांध देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जब फिर कभी इस रियासत में हाजिर होंगे और यहाँ पे हमें आपके साथ मुलाकात का मौका हासिल होगा तो उस वक्त इस रियासत के तमाम बाकी मुश्किलातों के बारे में मैं उस वक्त आपको बताने का जो है मौका इस्तेमाल कर लूँगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। अगली मुलाकात में जो बात होगी वो तलखी के साथ होगी। कुछ ऐसे संकेत उमर अब्दुल्ला ने दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी संकेत यह भी है कि 2 दिन पहले ही कहा गया था उमर अब्दुल्ला के जरिए बीजेपी अगर कश्मीर में सत्ता में आ जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा। ये खटास है। संकेत शायद प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए, इसीलिए उन्होंने दिल के तार छेड़ दिए। हमारा मकसद राजनीतिक जय पराजय वाला नहीं होता है। हमारा मकसद होता है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का दिल जीतना, और मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना यही मेरी प्राथमिकता है। और वो प्राथमिकता उसी को विकास के माध्यम से करना है, यहाँ के लोगों के कल्याण के माध्यम से करना है, यहाँ के लोगों की भलाई के माध्यम से करना है। दूरियां सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर नहीं है, बल्कि इस दौर में जो बात होती थी गवर्नेंस और गवर्नमेंट की, तो उसमें गवर्नेंस के भीतर क्यों नजर आ रही है। मसला महंगाई का है। मसलन 7 सूत्री कार्यक्रम आज रख दिया गया रामविलास पासवान के जरिए कि सरकार के क्या क्या है, जरा देख लीजिए। जमाखोरों को रोकने के लिए कड़ा कानून बनेगा। सवाल हमारा है जो कानून है वही जब बेअसर है तो फिर उसके बाद आप कौन सा कानून बनाएंगे। आप कानून बनाएंगे गैर जमानती अपराध बना दिया जाए, लेकिन इस दौर में गिरफ्तारी इस देश के भीतर जमाखोरी को लेकर सिर्फ 5% होती है। गिरफ्तारी ज्यादा होनी चाहिए तो नहीं हुई है। 4 महीने की बीमारी है ये महंगाई। रामविलास पासवान इसका जिक्र कर, हर साल आती है। उनका ये कहना है अगर पहले से पता है तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं है। हमारा सवाल ये है। अगला सूत्र उनका था सभी 635 जेलों में गोदाम होने चाहिए। सरकार कहती है गोदाम का खर्चा नहीं, गोदाम के लिए जमीन नहीं, कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग आज़ादी के बाद से नहीं हुई है। ये सच है, लेकिन 635 जेलों में गोदाम होने चाहिए, इसका जिक्र आज कर दिया गया। कीमतें बढ़ने से हालात ना बिगड़े इसके लिए फंड बनाने की बात होनी चाहिए, की गई आज, और इसका जिक्र तो मैनिफेस्टो में था। ये बात दोहराई क्यों जा रही है, ये तो हो जाना चाहिए था। अब तक कहाँ है वो फंड। फूड सिक्योरिटी बिल के लाभार्थियों की पहचान करेंगे हम। अंत्योदय तक से लाभार्थी अभी तक वंचित हैं। जिन्हें 35 किलो अनाज दिया जाता है वहाँ तो 25 किलो की बात हो रही है। हर परिवार में 5 सदस्य,
हर को 5-5 किलो, ये स्थिति है। कंज्यूमर कोर्ट की उपयोगिता पर सवाल, विकल्प नहीं दिया गया। सवाल उठाया गया, राज्यों की जो बैठक हो रही थी उसमें ये बात निकल कर आई। अब जो सरकार की तरफ से जो कहा गया, जरा इसे भी सुन लीजिए। जिन वस्तुओं की पैदावार अधिक है उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिचौले हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, कहीं ना कहीं वो उस पैदावार को रख रहे हैं। और इसलिए ये प्रशासन का या अच्छे शासन की एक परीक्षा होती है कि हम लोग उस पैदावार को उन बिचौलियों से कैसे निकालकर बाजार के सामने लेकर आए। इमरजेंसी के समय में हथियार होना चाहिए, वो हथियार मजबूत होना चाहिए, मेरी राय है अपनी। और उसके लिए यदि हम 3 महीने 4 महीने के लिए व्यवस्था कर सकें, स्टोरेज का व्यवस्था कर सकें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के, और हर राज्य में नहीं संभव हो तो हम अधिकांश जगहों पर स्टोरेज की व्यवस्था करके आलू और प्याज, ये 2 चीजें हैं जिससे कारण परेशान होती है। पिछले कुछ दिनों में जो टेलीविजन पर और समाचार पत्रों में ये समाचार आते रहे कि शायद इस बार बरसात अपेक्षा के अनुकूल न हो, तो इससे उनकी नीयत कि जब बरसात अनइवन होगी, कम होगी, तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति का वो लाभ उठा सकते हैं। इसका एक मतलब तो साफ है कि दरअसल इस देश के भीतर की 80% जनता के साथ अभी भी सरकार के वो सरोकार नहीं जुड़ पा रहे हैं जहां उसकी चिंता गोदाम, बिचौलिए या जमाखोरी का कारण बताने से आगे निकल सके। ताकत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, काम किस रूप में होना चाहिए, राज्य अगर नहीं दे रहे हैं सहयोग, ऐसे में क्या संकेत राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों दृष्टि रहना चाहिए, ये चीजें गायब है। लेकिन सामाजिक तौर पर राजनीतिक को आधार बनाते हुए मुद्दों को किस दिशा में ले जाया जाए, ये नज़ारा मुरादाबाद में जिससे हमने शुरुआत की थी वहां नज़ारा ये खुलकर सामने आया। रिपोर्ट देखिए जरा। मुरादाबाद की ये रेल पटरी पुलिस और लोगों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। दोनों तरफ से हमले कुछ इस तरीके से हुए कि कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। और तो और जिले के डीएम भी घायल होकर गिर पड़े, जिन्हें संभालना पड़ा। वहीं पटरी पर रेल की आवाजाही ठप हो गई और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। दूसरी तरफ सड़क से लेकर रेल पटरी पर उतरे लोग भी छापामार तरीके से पुलिस पर हमले करते रहे। शाम होते होते दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। रेलगाड़ी में सफर कर रहे लोग समझ नहीं पाए कि हंगामा हो क्यों रहा है और रेलगाड़ी रुकी क्यों। पैसेंजर भी गाड़ी से नीचे उतरे, पुलिस ने बंदोबस्त खड़ा किया और फिर किसी तरीके से गाड़ियों को रवाना किया। दरअसल इस मामले की शुरुआत एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतारे जाने के मुद्दे पर हुई। बीजेपी ने ऐलान किया कि मुरादाबाद के कांठ में सुबह 11 बजे महापंचायत होगी और इसके लिए दिन शुक्रवार यानी जुमे का तय किया गया। प्रशासन ने तनाव देखते हुए पहले ही धारा 144 लगा दी, यानी महापंचायत नहीं हो इसकी व्यवस्था की। लेकिन महापंचायत होनी चाहिए, इसे बीजेपी के नेताओं ने ठान लिया और महापंचायत के लिए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कांठ की सीमा सील कर दी गई और इन सब के बीच बीजेपी सांसद नेपाल सिंह, सत्यपाल सैनी, कंवर सिंह तंवर, सर्वेश कुमार सिंह के साथ विधायक संगीत सोम को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में नेताओं को क्या लिया गया, हालात और बिगड़ने लगे। बीजेपी की दलील थी कि महापंचायत अमन और शांति के लिए बुलाई गई है, लेकिन अमन की जगह तो हंगामा हो।
और इसके बाद कोई रास्ता नहीं था कि 10 जिलों से फोर्स बुलाई जाए और पीएससी से लेकर आरएएफ की कंपनियों को बुलाकर बकायदा नियुक्त कर दिया गया। और देखते देखते सियासत के इस दंगल में तमाम पार्टियां भी कूद गईं। शरद गौतम कांट, आज तक। कदम कौन उठाएगा? सवाल यह है कि कोई कहता है हम जो कर रहे हैं वो अमन के लिए, दूसरा कहता है आप तनाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ध्यान दीजिए तो दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं सत्ता के लिए राजनीतिक दलों की और राजनीतिक दलियों के जरिए सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों के बीच भी। राजनीति क्या क्या कुछ कुछ किस किस रूप में कहां कहां किसे ना खड़ा कर दे। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। वहां पर पहले बीजेपी ने शिवसेना को चिताया और आज एनसीपी ने कांग्रेस को चिताया। भारतीय जनता पार्टीचा आपल्याला काय बोनसाई करायचं आहे का? बोनसाई तेवढंच झाड ठेवायचं आपल्याला? अनेक वर्ष हे सगळे कार्यकर्ते राबलेत त्या ठिकाणी. मला असं वाटतं आता बस झालं. मी पक्षाच्या अंतर्गत 144 जागा त्या ठिकाणी घ्याव्यात आणि निवडणुकीला सामोरं जावं हे माझं मत आहे. जर तसं नसेल तर आमचे कार्यकर्ते 99ला एकत्रपणे त्या ठिकाणी सगळीकडे आम्ही लढतो आणि त्याच्यानंतर मात्र आम्ही संपलो हे असं चालणारच नाही. सवाल यही होगा कि कोई तो हो जो दूरियां पाट दे, चाहे किसी भी माध्यम से। शायद इसीलिए बार बार खोज स्टेट्समैन की होती है।